अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज जो खबरें आप लोगों के सामने रखने, ये पाकिस्तान के हवाले से नहीं है बल्कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से है। और यकीनन इस वक्त मशरिक़ वस्ता में एक कोहराम जो है बरपा हुआ है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने इसके ऊपर एक डिफरेंट पोजीशन ले रखी है। इसी तरह तुर्की ने अपनी एक पोजीशन इसके ऊपर रखी है और इसी तरह रूस ने एक अपनी पोजीशन रखी है। यानी आमतौर पर हम देखते हैं अगर इसी तरह के तनाज़ात हो तो इसके ऊपर इन तीन ममालिक के जो है सेम सोच होती है, लेकिन इस दफ़ा इन तीन ममालिक के अलग अलग सोच जो है इसके हवाले से रखते हैं। अगर हम शाम की बात करें तो शाम के ऊपर बशर अल असद साहब जो है वो तकरीबन 24 साल से हुकूमत कर रहे थे, लेकिन आज इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ है। और इनकी तैयारी के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि इनके जो तैयारा है वो भी हादसे का शिकार हुआ है और वो इस तैयारे के अंदर हलाक हो चुके हैं। इसके हवाले से भी अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। और ये भी बहुत से जो है ना ये खबर भी सामने आई है कि उनका तैयारा जो है दिमाग से रवाना हुआ और फिर इसके बाद जो है वो रडार पर नजर भी नहीं आया। इसी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है वहाँ पर एक सियासी जल्जला जो है वो आ चुका है। बशर अल असद का जो है तख्ता उलट चुका है। सिर्फ ये शाम का मसला नहीं रहा, अब जो है ना ये बहुत से ममालिक का मसला है। बिलखसूसन अगर हम बात करें ये ईरान का भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ईरान के लिए ये बहुत बेहतरीन जो है ना बैटल फील्ड थी। ईरान के लिए भी मसला है, इसी तरह जो है ना रूस के लिए भी और साथ तुर्की के लिए भी, क्योंकि तुर्की ने एक नई एंट्री जो है ना वहाँ पर की है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे कि तुर्की ने किस तरीके से जो है वहाँ पर एंट्री की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि शाम के जो बागी है उन्होंने किस तरीके से जो है ना शाम के ऊपर जो है उन्होंने एक दावा बोला है। शाम की हुकूमत उन्होंने किस तरीके से अपने हाथों में ली है और किस तरीके से जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला है और ये कौन है जिन्होंने ये कंट्रोल संभाला है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। आते हैं डिटेल से ये चीजें आप लोगों के सामने रख लेते हैं। नाज़रीन किराम, अगर हम बात करें तो ये मामला कुछ दिनों से चल रहा था और शाम के जो बागी है उन्होंने बहुत से शहर जो है ना वो उन्होंने जो है ना कब्जे कर लिए थे। और ये मूवमेंट जो है वहाँ पर चली थी और मुसलसल एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे शहर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कब्जा कर रहे थे। इसके अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आज यकीनन वहाँ पे तमाम की तमाम चीजें जो है ना तब्दील हुई है। शाम में बागियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद दारुल हुकूमत दिमश्क पर भी कब्जे और सदर बशर अल असद के मुल्क से फरार होने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी शहरियों ने बताया कि दिमश्क में गोलियां चलने की आवाजें और धमाके सुनने जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के बागियों ने दिमश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जे का दावा किया है। दिमश्क में शामी वज़ारत दाखिला की इमारत बागियों के कब्जे में आ गई है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि दारुल हुकूमत पर बागियों के कब्जे की इत्तलात के बाद दिमश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा हो गए हैं और जश्न और नारेबाजी शुरू कर दी है। शामी अपोजिशन वार मॉनिटर के सरबराह का कहना है कि सदर बशर अल असद मुल्क छोड़कर तैयारे में किसी नामालूम मुकाम की तरफ चले गए हैं। सदर बशर अल असद आज सुबह तैयारे में बैठकर दिमश्क से फरार हुए। ये तो वहां से ये तमाम की तमाम चीजें आ रही है, लेकिन मैंने अभी आपको ये बताना है कि शामी बागियों का दिमश्क पर कब्जे के बाद कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान, और ये यकीनन जो अच्छी खबर है जो वहां से मिल रही है। शामी बागियों ने दारुल हुकूमत दिमश्क पर कब्जे करने के बाद सरकारी टीवी पर खिताब करते हुए बशर अल असद की हुकूमत का तवील दौरानिया का खात्मा करने का ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब में तमाम कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान किया और कहा कि दिमश्क में हालात अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और किसी भी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बागियों ने आजाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हुए कहा कि शाम में स्याह दौर का खात्मा हो चुका है और अब मुल्क में एक नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमला का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तहरीरुल शाम के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जौलानी ने अवाम और साबिक़ फौजियों को हिदायत की है कि वो सरकारी इदारों से दूर रहे, क्योंकि इक़्तिदार की मुंतक़ली तक इन इदारों की सरबराही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाज़ी जलाली के हाथ में होगी। अब अगर इस वक्त हम देख लें तो वहाँ से ये खबरें भी आ रही है कि मुख्तलिफ जेलों से जेल जो है वो तोड़े जा रहे हैं और वहाँ से जो पिछले जो हुक्मरान थे उन्होंने जितने भी लोग जेलों के अंदर रखे थे वो तमाम लोगों को जो है वो रिहा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक जेल से जो है तकरीबन 3500 से ज्यादा लोगों को जो है रिहा किया गया है। ये भी इतला वहाँ से आ रही है।
अब आते हैं और आपको ये बताते हैं कि कब से जो है इनका हुकूमत रहा है, कितने वक्त, यानी ये 24 साल जो है ना बहुत बड़ा अरसा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले जो 550 सालों से जो इनकी हुकूमत रही है, सबसे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं, फिर बाकी चीजों की तरफ चलते हैं। हाफिजुल असद ने बगावत की क़यादत की और सदर बन गए। कब? ये 1970 में और 1971 में। हाफिजुल असद इस वक्त शामी हुकूमत में वजीर दिफा थे और उन्होंने एक तहरीक की क़यादत करते हुए 16 नवंबर 1970 को फौजी बगावत की। वो 1971 में बहैसियत पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शाम के सदर मुंतखब हुए, क्योंकि इनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार ही खड़ा ही नहीं हुआ। फिर जनाब बासिल असद का इंतकाल हुआ 1994 में। बासिल हाफिजुल असद के बड़े बेटे और मुमकिन जाननशीन थे, जो 1994 में गाड़ी के एक हादसे में हलाक हुए। फिर उसके बाद आए हाफिजुल असद का इंतकाल हुआ और बशार अल असद के इक़्तिदार का आगाज हुआ। यानी बशार अल असद का जो इक़्तिदार है कब से? ये 2000 से। ये इंटरेस्टिंग है, ये मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। लगभग 30 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद हाफिजुल असद का इंतकाल 10 जून 2000 को हुआ। बशार अल असद की उम्र इस वक्त 34 साल थी और उन्हें सदर बनाने के लिए आईन में तब्दीलियां करके सदर के लिए कम अज कम उम्र की हद को कम किया गया, जिसके बाद वो सदर मुंतखब हुए, क्योंकि इनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। यानी पिछले के मुकाबले में भी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा होता था और इनके मुकाबले में फिर जो है ना कोई बंदा जो है ना खड़ा नहीं हुआ। अब आते हैं और इनके फरार होने की खबरें भी जो है ना सामने आई है। यानी ये खबरें मैं आप लोगों के सामने रख लेता हूँ। बशार अल असद शाम को छोड़कर किसी नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो गए, जिनका तैयारा मुबैना तौर पर रूस जाते हुए रेडार से गायब हो गया, जिसके बाद इनके हादसे में मारे जाने की मुतज़ाद इत्तलात मौसूल हो रही है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशार अल असद एक तैयारे में नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो गए थे। शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद आदिल अल जिलानी ने मुल्क के मफरूर सदर बशार अल असद से टेलीफोन पर होने वाले आखिरी गुफ्तगू के बारे में भी बताया। इन्होंने आखिर दफा जब उनसे बात की, उनके हवाले से भी उन्होंने बताया। शाम के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद गाजी अल जिलानी ने अरबिया टीवी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूद सदर बशार अल असद से आखिरी राब्ता हफ्ते की रात हुआ, अतः इसके बाद इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। मोहम्मद गाजी अल जिलानी ने बताया कि आखिरी बातचीत के दौरान सदर बशार अल असद की सूरत हाल से आगाह किया था, जिसके बाद सदर अल असद ने कहा कि मौजूदा हालात पर कल बात करेंगे। यानी आज तक जो है तमाम चीजें आपने बता दी, बाकी चीजों के ऊपर जो हम कल बात करेंगे। अब आते हैं और आपको अमरीकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम, उन्होंने भी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के हवाले से बताया है और ये आप लोगों के सामने रखेंगे, इससे आपको बाकी चीजें जो है मजीद क्लियर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बशार अल असद 8 दिसंबर को सुबह YK-88 इसके जरिए दमिश्क से फरार हुए, ताहम इनकी लोकेशन के बारे में कुछ मालूम न हो सका। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक बशार अल असद सीनियर ईयर की फ्लाइट 9218 के जरिए दमिश्क से रवाना हुए। तैयारे ने पहले शाम और इराक के सरहदी इलाकों की जानिब उड़ान भरी और फिर अचानक क्या हुआ, इनका तैयारा बहरे अरब की तरफ मोड़ा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशार अल असद के तैयारे की मंजिल की मालूमात न हो सकी, ताहम रडार पर मौजूद डेटा के मुताबिक बशार अल असद का तैयारा बागियों के ज़रिए असर शहर हम्स से शुमाल मशरक की तरफ गया। फिर अचानक तैयारे का रुख शाम की साहली पट्टी की तरफ मोड़ दिया गया। बशार अल असद के तैयारे का जो 100 मिनट का जो 2 मिनट का रडार के ऊपर डेटा दस्याब है, इसके मुताबिक बशार अल असद का तैयारा 8725 फुट की बुलंदी से मुसलसल नीचे की जानिब आते देखा गया। तैयारे की रफ्तार 819 फी घंटा किलोमीटर पर थी, फिर ये 159 फी घंटा रफ्तार तक आ गई और फिर जो ना आखिरी दफा ये 64 फी घंटा यानी किलोमीटर जो ना रफ्तार इसकी सामने आई है। यानी ये तो बताया गया और साथ साथ ये भी बताया गया कि शायद जो है ना ये गिरकर तबाह हुआ है, लेकिन मजीद जो है ना इसके मालूमात भी आ जाएंगे, वो भी आप लोगों के सामने रख लेंगे। अब जो है ना इसके ऊपर ईरान की एक अलग जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुर्की का अलग है और इसी तरह जो है ना रूस का अलग है। आमतौर पर इसी तरह के तनाज़ात के ऊपर इनकी सेम जो है ना सोच होती है, लेकिन इस दफा इनकी जो है ना अलग जो है ना सोच है। तुर्की ने जो इसके ऊपर बात की है तो ईरान ने इसके मुतबादिल में कहा कि इनको किसी ने मिस गाइड किया है और ये इनके पास जो है मालूमात इतने ज्यादा नहीं है। ईरान का जो है ना इसके ऊपर ईरान के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये ईरान के लिए एक बैटल फील्ड थी। यानी ईरान अगर कोई किसी भी मुल्क के अंदर अगर ये लड़ना चाहते थे तो वो शाम को इस्तेमाल करते थे और यकीनन इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब जो है ना ये इनके लिए जो है ना एक बैटल ग्राउंड नहीं रहेगी।
तुर्की ने भी एंट्री की है और तुर्की से ये भी इत्तला सामने आई है कि वहाँ पर जो शाम के जितने भी झंडे जिन जिन इलाकों में लगे थे वो सारे झंडे उन्होंने वहाँ से उतारे हैं और यकीनन जो है ना तुर्की ने भी इसके अंदर अपनी एंट्री की है। और तुर्की के लिए भी ये बहुत ज्यादा जो है ना साजगार माहौल नहीं होगा, क्योंकि मशरक वस्ती के अंदर अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर कौन सा मुल्क जो है इससे बच के रहेगा। रूस का भी इसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी अपने उनके सामने रखेंगे। यानी आमतौर पर इतने बड़े तनाज़े कि जो है ये तीन ममालिक जो है सेम सोच रखते हैं, लेकिन इस दफा जो है ना इन तीनों ममालिक का सोच जो है मुख्तलिफ है। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिटेल आप लोगों के सामने रखे, तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।